स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दरमियान रिलेशनशिप को देखेंगे। वेवलेंथ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। के रिलेशनशिप को देखेंगे। इसी तरह से हम इसको कह सकते हैं कि रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेवलेंथ ऑफ लाइट जो कि इस मीडियम में ट्रेवल कर रही है और उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दरमियान क्या रिलेशन होता है। इसी तरह से फ्रीक्वेंसी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हम रिलेशनशिप देखेंगे। इसके अलावा हम इसके अंदर देखेंगे कि जब दो लाइट जो है वो दो रेज ऑफ लाइट हों या दो वेव्स हों और वो दो डिफरेंट मीडियम्स में ट्रेवल करें, ठीक है, सो उस वक्त उनका पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस जो है इसको कैसे डिफाइन किया जाता है। ऑफ टू लाइट वेव्स traveling in two different medium and meeting at one point. In two different mediums जैसे वो दो डिफरेंट मीडिया में ट्रेवल करके आई हूँ और आगे किसी एक पॉइंट पे मिल गई हूँ, तो उस वक्त वो उनका जो फेज डिफरेंस होगा या पाथ डिफरेंस होगा उसे हम कैसे डिफाइन करते हैं। मीटिंग एट वन कॉमन पॉइंट। तो इन चीजों को हम आज इस लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड, लेक्चर का जो पहला पार्ट है उसमें हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बहुत छोटी सी सिंपल सी डेरिवेशन है। हम दो मीडियम कंसिडर करते हैं, ठीक है। कंसिडर टू मीडियम्स such that मीडियम वन जो है दैट इज वैक्यूम, और मीडियम टू कोई भी मीडियम है, पानी, ग्लास, कुछ भी, ठीक है, एयर। मीडियम टू इज एनी अदर मीडियम जो कि वैक्यूम के अलावा है, ठीक है। और फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, वी नो दैट लैम्डा वन ओवर लैम्डा टू बराबर होता है v1 ओवर v2 के, ठीक है। तो अब वैक्यूम के अंदर सपोज हम कह देते हैं कि उसकी जो स्पीड है वो लैम्डा है, और लैम्डा बेसिकली हम इसको इस तरीके से इसको ले रहे हैं, ठीक है। लैम्डा टू ओवर, हम कोई भी रेशो ले सकते हैं ना, लैम्डा टू ओवर लैम्डा वन, ठीक है, और v2 ओवर v1। तो मैंने इसको रेशो को ना उलट के लिया है, ठीक है। तो अब जो मेरी वैक्यूम में जो वेव की स्पीड थी वो लैम्डा थी, और मीडियम टू के अंदर थी लैम्डा n, ठीक है। और वैक्यूम के अंदर मीडियम के अंदर वैक्यूम में उसकी स्पीड c के बराबर थी और मीडियम के अंदर उसकी स्पीड v के बराबर थी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर ये जो इक्वेशन है इसके अंदर हम ये वैल्यूज पुट कर सकते हैं, यानी कि लैम्डा n ओवर लैम्डा इक्वल टू v ओवर c, ठीक है। अब आपको पता है कि जो v ओवर c होता है बेसिकली c ओवर v, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये रेशो इनवर्स हमें नजर आ रही है, यानी कि v ओवर c हमें नजर आ रहा है, तो ये 1 ओवर n के बराबर होगा, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेसिप्रोकल के बराबर होगा। तो अगर हम इस इक्वेशन के अंदर
ये वैल्यूज पुट कर दें तो लेमडा एन ओवर लेमडा वुड बी इक्वल टू 1 ओवर एन। और अगर हम इसको रीअरेंज कर लें इस इक्वेशन को, ठीक है, इक्वेशन 3 को, तो इट वुड बी लेमडा एन वुड बी इक्वल टू लेमडा ओवर एन। इसका मतलब ये हुआ कि जब वेव वैक्यूम से मीडियम के अंदर दाखिल हुई तो उसकी वेवलेंथ में डिक्रीमेंट आई है, यानी उसकी वेवलेंथ डिक्रीज हुई है। और कितने टाइम डिक्रीज हुई है? n टाइम्स। यानी कि उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा उससे अगर हम स्पीड जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है वैक्यूम से आने वाली वेवलेंथ, उसको हम डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो नया मीडियम जिसके अंदर वेव एंटर हुई है उसमें उसकी वेवलेंथ कितनी हो जाएगी। तो सिंपल हमें उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होना चाहिए। तो हम मीडियम 1 से आने वाली जो वेव है उसको हम जस्ट उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि नए मीडियम में एंटर होने के बाद उसकी वेवलेंथ, न्यू वेवलेंथ क्या होगी। तो दिस इज द न्यू वेवलेंथ, और ये नए मीडियम में एंटर होने के बाद उसकी वेवलेंथ n टाइम्स कम हो जाएगी। ठीक है, यानी उसकी वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। कितने टाइम्स? n टाइम्स, विच इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, नया मीडियम जिसके अंदर वो एंटर हुई थी। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप हो गई वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। अब हम फ्रीक्वेंसी के साथ इसका ताल्लुक देखते हैं। तो आपसे पहले लेक्चर में इस बात का जिक्र हुआ कि जब रिफ्रैक्शन होता है तो वेवलेंथ बदल जाती है, स्पीड बदल जाती है, डायरेक्शन बदल जाती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। तो इसको हम यहाँ पर साबित कर सकते हैं कि यही रिलेशनशिप अगर हम फ्रीक्वेंसी के लिए देखें तो हम इसकी वेव इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। हम वेव इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे तो वेव v is equal to f lambda, that's what we can write it। ठीक है, so let fn be the frequency in the new medium, इन द न्यू मीडियम जिसमें वो एंटर हुई है। सपोज वैक्यूम से एंटर हुई है, वैक्यूम से हम इसको कंपेयर रेफरेंस बनाकर देख रहे हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली ये जो एफ एन, वी विल राइट इट एफ एन ओवर लेमडा, और एफ एन की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी लेमडा ओवर वी। अच्छा, अब लेमडा जो है, लेमडा जो है इसकी हम और इसकी जो इसकी जो इसकी इस इक्वेशन को रीअरेंज जो है वो इस तरीके से करेंगे, लेमडा नीचे आ जाएगा और बी ऊपर आना चाहिए। तो v ओवर लेमडा, और चूंकि ये nth मीडियम की में, यानी कि जो भी मीडियम था न्यू मीडियम, उसमें अगर फ्रीक्वेंसी एफ एन थी तो जो वेवलेंथ है वो लेमडा एन होगी। तो लेमडा एन अभी हमने निकाला है वो था लेमडा ओवर एन। ठीक है, और v इसकी हम उसे निकाल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फार्मूले से, यानी कि n इज इक्वल टू सी ओवर v। तो v हम लिख सकते हैं c ओवर n। तो हम चूंकि फ्रीक्वेंसी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ताल्लुक देखना चाह रहे हैं तो इसलिए हम क्या करेंगे कि ऊपर और नीचे इनकी वैल्यूज डाल देंगे। ठीक है, a और b को हम उठाकर पुट कर देंगे 1 में, पुट a एंड b इन 1। तो इसको पुट करने से फ्रीक्वेंसी हमारी जो होगी नए मीडियम में वेव जब एंटर होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? वो होगी c ओवर v, हो जाएगी c ओवर n ओवर लेमडा n जो है वो हो जाएगी लेमडा ओवर n। ठीक है, a की हमने, यानी कि a से हमने लेमडा n की वैल्यू डाल दी विच इज लेमडा ओवर n, और b से हमने v की वैल्यू डाल दी विच इज c ओवर n। ठीक है, तो अब ये n तो n से हो गया कैंसिल और ये हो जाएगा c ओवर लेमडा। ठीक है, तो ये अगर सेकंड मीडियम था, जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे, ये सेकंड मीडियम था, तो ये जो सिचुएशन है ये फर्स्ट मीडियम की है, यानी कि वो वैक्यूम वैक्यूम से वो मीडियम के अंदर एंटर हुई। तो क्योंकि वैक्यूम में उसकी स्पीड c है और वेवलेंथ v है तो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, वेवलेंथ उसकी लेमडा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी f। तो आपने गौर किया कि इस इक्वेशन के अंदर
आपने देखा कि जो नए मीडियम में फ्रीक्वेंसी है वो दोनों मीडियम्स की फ्रीक्वेंसी आपस में बराबर है। तो ये हम साबित कर सकते हैं कि रिफ्रैक्शन जब होता है और लाइट जो होती है वो एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो उस वक्त उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सेम रहती है। अगर न्यू मीडियम की फ्रीक्वेंसी FN है और इसका हम कंपैरिजन कर रहे हैं, दिस इज इन इन द न्यू मीडियम यानी कि सेकंड मीडियम, और ये जो फ्रीक्वेंसी है ये फ्रीक्वेंसी इन वैक्यूम या स्पेस है, इन वैक्यूम है, तो आपने देखा कि वो फ्रीक्वेंसी आपस में बराबर है। ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे देखेंगे अपने लेक्चर का तीसरा पार्ट देखेंगे जिसमें हम देखेंगे कि जब दो वेव्स, दो रेज ऑफ लाइट दो डिफरेंट मीडियम से आती हैं और आकर एक जगह पर पॉइंट पर आपस में मिल जाती हैं तो उनके दरमियान फेज डिफरेंस पैदा हो जाता है। ठीक है। तो क्योंकि वे एक मीडियम के अंदर उसकी स्पीड कुछ और होती है, वेवलेंथ कुछ और होती है, दूसरे मीडियम में कुछ और होती है। सपोज हम कहते हैं कि ये मीडियम 1 है और सपोज हम कहते हैं कि ये मीडियम 2 है। ठीक है। और इन दोनों से जो रेज ऑफ लाइट हैं वो निकली हैं। ठीक है। और जब निकलेंगी तो डेफिनेटली वो अगर किसी कॉमन पॉइंट पे मिलेंगी तो वो दोनों मीडियम के अंदर जो डिफरेंस है उनके अंदर देयर वुड बी सम फेज डिफरेंस। ठीक है। फेज डिफरेंस को एंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर मैं यहाँ पर एक वेव को इस तरह बनाऊं, लाइट वेव को, अगर मैं लाइट वेव को इस तरह बनाऊं तो ये फेज डिफरेंस मेरा इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, यानी एक वेव आगे होगी और एक वेव पीछे होगी, और जब ये दोनों किसी कॉमन पॉइंट से गुजरेंगी तो उस वक्त एक वेव को ज्यादा फासला तय करना पड़ा है। ठीक है। ये जो फेज डिफरेंस होता है इसको हम थीटा या रेडियंस, यानी कि रेडियंस के अंदर इसको हम मेजर करते हैं, यानी कि फेज, इसको वेव की फेज कहते हैं। ठीक है। और ये वेव की एंगुलर पोजीशन होती है स्पेस के अंदर। तो ये एंगुलर पोजीशन बदल जाती है दो वेव्स की अगर वो दो डिफरेंट मीडियम के अंदर ट्रेवल करें, दो डिफरेंट मीडियम्स के अंदर ट्रेवल करें। फॉर एग्जांपल ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। तो आपने देखा कि जब दोनों दो डिफरेंट मीडियम्स के अंदर जो वेव्स ट्रेवल करेंगी और फिर फाइनली वो एक ही कॉमन पॉइंट से जिस वक्त गुजरेंगी तो उस वक्त एक दोनों की फेज डिफरेंट होगी। एक आगे हो सकती है वेव, एक और एक पीछे हो सकती है, यानी एक लीड कर सकती है, एक लैग कर सकती है। और इनकी ये एंगुलर पोजीशन है स्पेस में, इसलिए ये इनकी जो फेज होती है, फेज डिफरेंस होता है, वो वो एंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब फेज डिफरेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की क्या ताल्लुक है? जाहिर है इसके अंदर जो इस मीडियम का जो फेज डिफरेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो सकता है वो N1 और इसका हो सकता है N2। ठीक है। इसी तरह से ये लेमडा N1 वेवलेंथ होगी, यहाँ पे होगी लेमडा N2, क्योंकि ये डेफिनेटली डिफरेंट मीडियम के अंदर ट्रेवल कर रही हैं तो इनकी वेवलेंथ डिफरेंट होंगी, इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस दोनों मीडियम के डिफरेंट होंगे। तो अब जो इनका जो फेज डिफरेंस है वो हमें कैसे पता चलेगा कि एक वेव आगे एक पीछे है, यानी कि इनका जो फेज डिफरेंस है उसको अगर हमने मेजर करना हो तो हमें ये देखना पड़ेगा कि एक ही फासला दोनों वेव्स ने किस तरह ट्रेवल किया है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि पॉइंट ए से बी की तरफ मीडियम 1 के अंदर भी थी वेव, और इन्हीं दो पॉइंट्स में लेकिन एक वेव जो थी वो मीडियम 1 में थी और जो दूसरी वेव थी वो मीडियम 2 में थी, लेकिन पॉइंट्स सेम थे जिनमें दोनों ने ट्रेवल करना था। ठीक है। दरमियान में बाउंड्री है, डिस्टेंस दोनों ने एक जितना ट्रेवल करना था। इस डिस्टेंस का नाम हम रख देते हैं एल, बल्कि हम रख देते हैं, हाँ, एल। ठीक है। तो ये भी एल है और ये भी एल है, दोनों यानी कि सेम डिस्टेंस उसने ट्रेवल करना है। ठीक है। लेकिन सपोज कि ये जो ऊपर वाली वेव थी इसको 3 साइकिल्स में ये डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है, सपोज। ठीक है। 3 साइकिल्स में इसने ट्रेवल किया, लेकिन इसने जो है वो 4 साइकिल्स में किया है, सेम डिस्टेंस। ठीक है। ये 1 2 3 4, ठीक है। तो इसने 4 साइकिल्स में कर लिया सपोज, या इसने 3 साइकिल्स में किया, या इस तरह से। तो अगर मैं नंबर ऑफ वेव्स इन अ पर्टिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करूं, ठीक है, तो डेफिनेटली जो नंबर ऑफ वेव्स होंगी इसके अंदर वो मैं इस पूरी वेव को, इस पूरी डिस्टेंस को नंबर ऑफ वेव्स से डिवाइड करूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितनी वेव्स हैं। ठीक है। जैसे फर्ज करो कि इसमें ये 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है।
ठीक है, और वेव की जो वेवलेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए से बी के दरमियान 3 वेव्स होंगी, तो ये डिस्टेंस जो है ना ये इसमें ये कवर होगा। ऐसे ही है। ठीक है, सो इट मींस के मैंने जो डिस्टेंस एल थी, यानी कि 15 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगी तो मुझे तादाद पता चल जाएगी ना, नंबर वेव नंबर पता चल जाएगा कि इसमें कितनी वेव्स इसमें ट्रैप हो सकती हैं एट अ टाइम। इसी तरह से यहाँ पर मैं तादाद गिन सकती हूँ। ठीक है, कि अगर इसकी वेवलेंथ जो है वो 3 है, सेकंड मीडियम के अंदर वेवलेंथ 3 है सपोज, तो 5 वेव्स चाहिए, और अगर इसके अंदर 5 है तो 3 वेव्स चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ वेव्स n1 is number of waves in L distance। ठीक है, और n2 is in medium 1। और इसी तरह से जो है n2 है, दैट इज n2 जो है दैट इज नंबर ऑफ वेव्स इन मीडियम टू। ठीक है, तो अब n1 जो है वो होगी l लैम्डा 1, जैसा कि मैंने आपको इस मिसाल से बताया। ठीक है, कि वेवलेंथ से हमने टोटल डिस्टेंस को डिवाइड किया तो हमें पता चल गया कि 3 है वेव्स इसके अंदर। इसी तरह से अगर ये डिस्टेंस ये वेवलेंथ 3 है लैम्डा 2, ठीक है, और इसके 15 सेंटीमीटर है, तो 15 डिवाइडेड बाई 3 यानी ये 5 वेव्स आ गई। तो अब ये जो 3 है ये n1 है, और 5 जो है ये n2 है। ठीक है, तो ये मैंने फार्मूले से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। n1 जो है वो l ओवर लैम्डा 1 हो जाएगी, और n2 जो है वो l ओवर लैम्डा 2 हो जाएगी। और इनका जो फेज डिफरेंस है वो इन वेव्स को आपस में माइनस करने से पता चलेगा, यानी कि ये दो वेव्स, ये इनमें से एक वेव, इन दोनों में 2 वेव्स का फर्क है। ठीक है, तो ये इनका फेज डिफरेंस है। ठीक है, तो अब हम आपको पता है कि लेमडा 1 जो है वो लेमडा n1, इसको n1 कह देते हैं हम, लेमडा n1 यहाँ पे हमने कहा हुआ, यानी कि फर्स्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड लेमडा n1 और सेकंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड लेमडा n2। तो लेमडा n1 जो था वो आपको पता है लेमडा ओवर n1 के बराबर होगा, अभी पीछे फार्मूला हमने पढ़ा है। और लेमडा n2 जो है वो लेमडा ओवर n2 के बराबर होगा। ठीक है, तो अब हम ये वन, इसी को इनको 1 कह देते हैं, और इसको हम 2 कह देते हैं, और इसको हम a कह देते हैं, और इसको हम b कह देते हैं। ठीक है, तो पुट a इन 1। तो अगर a को हम 1 में पुट करें, अगर हम a को 1 में पुट करें तो n1 would be equal to l, और रिवर्स हो जाएगी ना ये, यानी कि n1 ओवर लेमडा। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। और इसी तरह से हम पुट b इंटू इन 2, तो उसमें जब हम इसको पुट करेंगे, मैं यहाँ पे इसको करती हूँ, इधर करती हूँ, ये n2 would be equal to l n2 ओवर लेमडा। ठीक है, तो इनका फेज डिफरेंस जो है वो इनके वेव नंबर्स को डिवाइड, यानी कि द फेज डिफरेंस दोनों वेव्स का जो फेज डिफरेंस होगा, डिफरेंस ऑफ टू वेव जो दो डिफरेंट मीडिया में ट्रेवल कर रही हैं लेकिन उन्होंने सेम डिस्टेंस ट्रेवल की है और एक कॉमन पॉइंट से गुजरी हैं, तो उनका जो फेज डिफरेंस होगा ऑफ टू वेव्स इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर वेव नंबर्स, यानी कि n2 माइनस n1 या n1 माइनस बड़े वेव नंबर में से छोटे को माइनस कर देना है। सो इक्वल टू द डिफरेंस इन देयर वेव नंबर्स। तो ये जो कैपिटल एन है ये वेव नंबर है, यानी कि वेव्स की तादाद है जो एक खास डिस्टेंस में से गुजर रही हैं। ठीक है, तो इट मींस के हम अगर n2 बड़ा है n1 से, यानी कि इनके मीडिया का भी फर्क है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 बड़ा है n1 के, ये कंडीशन हमने खुद से लगाई है। तो यानी कि कहने का मकसद ये है कि बड़े में से छोटे को माइनस करना है, तो हमने n2 बड़ा ले लिया और n1 छोटा ले लिया है।
तो ये जो इनका फेज डिफरेंस होगा, इसमें हम 3 और 4 इक्वेशन को आपस में माइनस कर देते हैं। तो इट वुड बी L ओवर लेमडा n2 माइनस L ओवर लेमडा n1। तो ये हो जाएगी L ओवर लेमडा n2 माइनस n1। तो आपने देखा कि ये इनका जो फेज डिफरेंस है वो इनके वेव नंबर्स के डिफरेंस के बराबर है। फेज डिफरेंस वो इनके वेव नंबर्स के डिफरेंस के बराबर है, और वो वही उनका रिलेशनशिप है जो उन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को माइनस करने से आएगा। तो ये हमारा बेसिकली रिजल्ट है कि जब दो डिफरेंट मीडियम्स के अंदर वेव्स ट्रेवल करती हैं तो उनके दरमियान फेज डिफरेंस पैदा हो जाता है। फेज डिफरेंस पैदा होने की वजह से उनकी एंगुलर पोजीशंस तब्दील हो जाती हैं, एक आगे चली जाती है, एक पीछे चली जाती है। और अगर हमने उसको मैथमेटिकली देखना हो कि वो फेज डिफरेंस किसके बराबर है, तो वो उन दोनों के वेव नंबर्स को माइनस करने से आएगा। ठीक है। और कैपिटल एन और n2 जो है ये वेव नंबर है मीडियम 2 में, यानी कि नंबर ऑफ वेव्स इन अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, और n1 इज द नंबर ऑफ वेव्स इन अ पर्टिकुलर डिस्टेंस इन मीडियम 1। इनको माइनस किया तो इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस n2 माइनस n1 के ये बराबर है। ये डिफरेंस बिल्कुल एग्जैक्टली वेव नंबर्स का जो डिफरेंस है वो प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों मीडियम्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस को आपस में माइनस करने से। उनका जो डिफरेंस है उसके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसी तरह से एक होता है पाथ डिफरेंस। जब दो वेव्स डिफरेंट मीडियम के अंदर ट्रेवल करती हैं तो बाज औकात एक को ज्यादा फासला तय करना पड़ता है, एक को कम फासला तय करना पड़ता है। तो अगर हम पाथ डिफरेंस देखें, एक होता है फेज डिफरेंस, एक होता है पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस एंगुलर पोजीशन होती है और उसको बेसिकली हम एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपने फॉर्मूला देखा कि ये n2 माइनस n1 इज इक्वल टू L ओवर लेमडा n2 माइनस n1 के बराबर है। अब अगर हम वर्ड यूज करें पाथ डिफरेंस, तो इसका मतलब है कि दोनों वेव्स ने डिफरेंट पाथ लेंथ ट्रेवल की है। ठीक है। पाथ डिफरेंस को हम पाथ लेंथ भी कहते हैं, यानी कि एक को ज्यादा फासला तय करना पड़ा है उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, और दूसरे को कम फासला तय करना पड़ा है। तो ये जो पाथ डिफरेंस होता है इसको हम कहते हैं डेल्टा एल ओवर लेमडा, इसका फार्मूला होता है। ठीक है। तो जब दो वेव्स जो है वो डिफरेंट पाथ लेंथ ट्रेवल करके आएंगी और एक खास पॉइंट पे आपस में मिल जाएंगी, तो उनका जो कंबाइन होने का अमल है उसको इंटरफेरेंस कहते हैं, यानी कि वो दोनों वेव्स आपस में इंटरफेयर कर जाएंगी। तो अगर उनका जो पाथ लेंथ है, जो फासला उन्होंने तय किया है, वो डेल्टा एल बाई लेमडा के बराबर है, यानी ये उसका फॉर्मूला होता है। तो अगर इस रेशो का आंसर डिजिट की सूरत में आए, यानी कि कोई इंटीजर हो, कंप्लीट इंटीजर जैसे कि 0 1 2 3, तो फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और अगर ये जो पाथ लेंथ है जो कि मैंने अभी डेल्टा एल बाई लेमडा से डिफाइन किया है, ठीक है, डेल्टा एल जो उसने डिस्टेंस दोनों वेव्स ने ट्रेवल किया पॉइंट तक पहुंचने के लिए, और लेमडा उनकी वेव लेंथ, अगर ये जो पाथ डिफरेंस है ये फ्रैक्शन की सूरत में हो, यानी कि n प्लस हाफ हो, यानी 0.5 1.5 3.5 इस तरह करके कुछ हो, तो ये वेव्स डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी, यानी ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी। ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी। तो इस ये जो वेव्स का आपस में कंबाइन करना है बेटा, इनको हम इस अमल को इंटरफेरेंस कहते हैं। ठीक है। सो इंटरफेरेंस का फिनोमेना क्या क्या होता है कि अगर दो वेव्स आपस में एक कॉमन पॉइंट पर मिल जाएं तो इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है। ठीक है। तो वो उनके एम्पलीट्यूड्स या तो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं या एक दूसरे में ऐड हो जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम इंटरफेरेंस के फिनोमेना को बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं। सो इंटरफेरेंस, ठीक है। सो व्हेन टू वेव्स ट्रेवलिंग डिफरेंट
path lengths ठीक है, meet at one common point meet at one common point, they their amplitudes are either reinforced, यानी कि उनमें एनहांसमेंट हो जाती है, ऐड हो जाती हैं, या हम कह सकते हैं एडिड, और कैंसल ईच अदर। ठीक है, दिस इज नोन एज इंटरफेरेंस। दिस इज नोन एज इंटरफेरेंस। ठीक है, इंटरफेरेंस पैटर्न बनता होता है, और इस चीज को यंग एक साइंटिस्ट था, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसको लैब में अगर आप इसको देखना चाहें इंटरफेरेंस पैटर्न को, तो आप यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट्स के जरिए देख सकते हैं। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में उसने जो अरेंजमेंट की, उसने क्या किया कि यहाँ पर एक लैंप कोई रखा, मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है सिंगल वेवलेंथ, यानी कोई सिंगल व्हाइट लाइट अगर होती ना, उसमें सात के सात रंग होते, लेकिन ये किसी एक खास रंग की लाइट थी, यानी कि या तो ये येलो कलर की लाइट थी, जैसे सोडियम लैंप हो गया, कोई लाइट किसी एक सिंगल कलर की लाइट है, यानी कि ये एक सिंगल वेवलेंथ है। तो एक इक्वल 7 कलर्स में से कोई एक ही कलर है। ठीक है, फर्ज किया अमूमन उस जमाने में सोडियम लैंप हुआ करते थे जो येलो कलर की लाइट दिया करते थे, तो ये सोडियम लैंप है। ठीक है, और ये अपनी एक स्क्रीन है, उसके सामने से ये गुजर रही है। तो यहाँ पे एक स्लिट है जिसको हम एस कहते हैं, एस नॉट, और ये आगे, इसके आगे एक और स्क्रीन पड़ी हुई है, और उसके अंदर दो स्लिट्स हैं, S1 और S2। तो होता यह है कि जब ये पहली स्लिट से गुजरती है तो ये इस तरह से शक्ल इख्तियार कर लेती है। ठीक है, और जब ये दूसरी स्लिट से गुजरती है तो यहाँ पर ये दो सोर्सेज हैं, तो दो सोर्सेज हैं, तो दो डिफरेंट लाइट सोर्सेज बनती चली जाएंगी, और दो डिफरेंट वेवलेट्स जनरेट होंगे। ये वेवलेट्स डेफिनेटली आपस में इंटरफेयर कर रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं इंटरफेयर कर रहे हैं, और यहाँ पर एक फोटोग्राफिक प्लेट या स्क्रीन, एक और तीसरी स्क्रीन पड़ी है जो इनको डिटेक्ट कर रही है, या फोटोग्राफिक प्लेट या स्क्रीन हो सकती है। अब ये डेफिनेटली ये जो वेवलेट्स है ना, ये एक दूसरे के ऊपर आपने देखा ओवरलैप कर गए हैं, तो किसी पॉइंट पर तो ये एक दूसरे के एम्पलीट्यूड में ऐड हो रहे हैं, किसी पॉइंट में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास रेगुलर एक इंटरफेरेंस पैटर्न डेवलप हो रहा है, जिसे हम ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस या बैंड्स का नाम देते हैं। जहाँ पे तो कंस्ट्रक्टिव, यानी कि ये मैंने जो डार्क पॉइंट बनाए हैं ये ब्राइट फ्रिंज है। ठीक है, अच्छा, अब डेफिनेटली ये एक पैटर्न है। पैटर्न आपको पता है वो चीज होती है जो रिपीट हो, जैसे आपके कपड़ों में का जो प्रिंट है वो भी एक पैटर्न होता है, और वो हर एक मखसूस जगह के बाद वही पैटर्न रिपीट होता है। तो इसका मतलब है कि ये एक पैटर्न है, और ये इंटरफेरेंस हुआ है, और ये पैटर्न रिपीट हो रहा है, और इस पैटर्न के अंदर बिल्कुल ऑर्डर में यानी कि सक्सेसिवली इसके अंदर रेगुलर बिल्कुल पीरियोडिकली इसमें ब्राइट और डार्क बैंड्स बन रहे हैं। ठीक है, तो अब ये बिल्कुल सामने जो होगा ना, ये आपका m इज इक्वल टू 0 ऑर्डर का, और यहाँ पे आपको ब्राइट अमूमन ब्राइट फ्रिंज नजर आएगी। इसलिए आएगी कि यहाँ पर जब दो वेव्स सेंटर से गुजरेंगी तो उनके दरमियान कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा, तो वो डेफिनेटली इन फेज आएंगी और आपस में ऐड हो जाएंगी। अगर आउट ऑफ फेज आएंगी तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। यानी कि अगर दो वेव्स बिल्कुल इन फेज आ रही हैं, चाहे उन्होंने कोई पाथ डिफरेंस भी है उनके दरमियान, लेकिन अगर वो इन फेज आ रही हैं तो ब्राइट फ्रिंज बनेगी, आगे ब्राइट फ्रिंज बनेगी, ब्राइट फ्रिंज बनेगी। ठीक है, लेकिन अगर वो वेव्स आपस में आउट ऑफ फेज आ रही हैं, जैसे ये देख लें जरा, ये आउट ऑफ फेज है, तो यहाँ पर डार्क फ्रिंज बनेगी, डार्क फ्रिंज। और ब्राइट फ्रिंज जहां पे बनेगी वहां पे डिसकंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और डार्क फ्रिंज जहां पे बनेगी वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, तो अब ये ब्राइट फ्रिंज का मतलब है कि यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, और इसकी मेन जो कंडीशन थी वो ये थी कि दोनों वेव्स जो थी वो इन फेज आई हैं, उनका कोई पाथ लेंथ उन्होंने एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस नहीं था, ना ही कोई फेज डिफरेंस था। ठीक है,
तो अब यहाँ पर सेंटर में अमूमन हमेशा ब्राइट फ्रिंज बनती है, हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और इसको हम जीरोथ ऑर्डर का इंटरफेरेंस कहते हैं। यानी इसको हमने नाम दिया हुआ है कि ये m इज इक्वल टू 0 पोजिशन के ऊपर ये बना है। इसी तरह से m इज इक्वल टू 1 पोजिशन के ऊपर डार्क फ्रिंज बनी, m इज इक्वल टू 2 पोजिशन के ऊपर ब्राइट फ्रिंज बनी, और इसी तरह से 0 से नीचे वाली वैल्यू m इज इक्वल टू -1 पे डार्क फ्रिंज बनी, और m इज इक्वल टू -2 पर जो है वो ब्राइट फ्रिंज बनी। और इस तरह ये सक्सेसिवली दोनों साइडों के ऊपर ये आपको ये ऑर्डर के एक ही जैसा पैटर्न नजर आएगा, जिसे इंटरफेरेंस पैटर्न कहते हैं। उस पैटर्न के अंदर ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस रेगुलर डिस्टेंस के ऊपर बनती हुई आपको नजर आएंगी। ठीक है, अब आपको एक बात पता चलेगी कि m इज इक्वल टू 0 पर हमेशा ब्राइट फ्रिंज बनेगी, m इज इक्वल टू 1 पर हमेशा डार्क फ्रिंज बनेगी, और m इज इक्वल टू 2 पर हमेशा ब्राइट फ्रिंज बनेगी दोबारा। यही पैटर्न होता है। ठीक है, ये था यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उसने ये काम किया था, उसने 3 स्क्रीन लगाई थी। पहली स्क्रीन के ऊपर सामने उसने लैंप रख दिया था, उससे जो थी वो वेवलेट्स जनरेट हुए, क्योंकि बेंडिंग हुई, डिफ्रैक्शन हुआ बेसिकली, और बेंडिंग होने की वजह से ये जो वेवलेट्स, आगे उसने एक और स्क्रीन रखी, इसको स्क्रीन ए कह सकते हैं, इसको स्क्रीन बी कह सकते हैं। ये फोटोग्राफिक प्लेट है जिसपे हम पैटर्न को कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और S1 और S2 स्लिट से जब दो डिफरेंट स्पेरिकल वेवलेट निकले, वो आपस में इंटरफेरेंस उनका हुआ, और उस इंटरफेरेंस के नतीजे में ये इंटरफेरेंस पैटर्न डेवलप हुआ। और लेबोरेटरी में इसको देखने का यही वाहिद तरीका है। ठीक है, यानी कि आप यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट करते हैं तो फिर हमें नजर आती है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ब्राइट फ्रिंज कब बनेगी और डार्क फ्रिंज कब बनेगी, यानी उनका पाथ लेंथ की कंडीशन क्या होगी। तो यहाँ पर इस बात को समझने के लिए हम यहाँ ये जो मैंने ऊपर तस्वीर बनाई है, इसमें से हम सिर्फ 2 रेस को सिलेक्ट कर लेते हैं, और हम फर्ज करते हैं कि ये एक पॉइंट पर मिल रही हैं फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर। ठीक है, ये रे R1 है और ये रे R2 है। ये हमने रे की शक्ल में ले ली है लाइट, और रे R1 स्लिट S1 से निकल रही है, और ये स्लिट S2 से। तो अब पॉइंट P पे मिलने के लिए, मीट करने के लिए एक रे को ज्यादा फासला तय करना पड़ा, यानी इनमें जो था वो पाथ पाथ डिफरेंस है। ठीक है, तो सपोज जो पाथ डिफरेंस है वो डेल्टा एल के बराबर है। ठीक है, और इन दोनों स्लिट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डी के बराबर है। और यहाँ पर हम इसके सेंटर से भी एक यानी कि ऐसे लगता है जैसे लाइट इन दोनों स्लिट्स के सेंटर से निकल रही है, तो सेंटर पे भी हम एक रे बना देते हैं जो इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट है। ठीक है, और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये सेंटर पर बन रहा है। ठीक है, तो ये जो 2 राइट एंगल ट्राइंगल अब आपको नजर आ रहे हैं, एक तो ये जो बनाया है जो पाथ डिफरेंस को शो कर रहा है वो ये है, पाथ डिफरेंस को शो कर रहा है वो ये है। ठीक है, और ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल है, और जो और एक राइट एंगल ट्राइंगल ये बन रहा है, ये वाला। तो ये दोनों ट्राइंगल मैथमेटिकली बराबर हैं आपस में, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो जो एंगल इसका है वही एंगल इसका है। ठीक है, तो अब हम सिर्फ इस कंडीशन को डिस्कस करेंगे कि ये कैसे जो है वो, ये मेरी सिलेक्ट नहीं हो पा रहा, सिलेक्ट हुआ है। तो हम देखेंगे कि पाथ डिफरेंस जो है वो इस राइट एंगल ट्राइंगल से अगर हम उसको डिसाइड करें, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, और हम इसमें साइन थीटा रेशो अगर लें, तो ये जो साइड है ये इसकी हाइपोटेन्यूज है। ये जो पाथ डिफरेंस हमने शो किया हुआ है डेल्टा एल, ये इसका प्रिपेंडिकुलर है इस राइट एंगल ट्राइंगल का। तो साइन थीटा रेशो हमारी जो है, साइन थीटा रेशो जो है उसको अगर हम इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, छोटा जो राइट एंगल ट्राइंगल है, स्मॉल राइट एंगल ट्राइंगल, इसके अंदर अगर हम इसको डिफाइन करें, तो दैट वुड बी इक्वल टू प्रिपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि डेल्टा एल ओवर डी। जबकि डेल्टा एल हमारा पाथ डिफरेंस है, और डी जो है ये दोनों स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन S1 एंड S2। ठीक है, बिटवीन S1 एंड S2। तो अगर मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज करूं, तो पाथ डिफरेंस कैन बी रिटन एज डेल्टा एल इक्वल टू डी साइन थीटा।
ये पाथ डिफरेंस है, यानी कि ये वो इजाफी फासला है जो रे 2 ने ट्रेवल किया है पॉइंट पी पे मीट करने के लिए। अब पॉइंट पी पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव, ये कैसे डिसाइड होगा? अगर तो ये पाथ डिफरेंस जो है ये एम लेमडा के बराबर है, यानी कि वेवलेंथ की इंटीजर वैल्यू के बराबर है। एम जो है वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कोई भी डिजिट हो सकता है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। लेकिन अगर ये पाथ डिफरेंस, इफ पाथ डिफरेंस इज एम प्लस हाफ लेमडा, यानी कि एम प्लस हाफ का मतलब है कि ये कोई वैल्यू आएगी इस तरह 1.5, 2.5, इसको सॉल्व करेंगे ना तो इस तरह की कोई वैल्यू आएगी। तो एम जो है वो अगेन 0, 1, 2, 3 के बराबर है। तो अगर ये कंडीशन होगी पाथ डिफरेंस की, यानी कि डेल्टा एल, यानी कि आपका जो डी साइन थीटा है वो अगर एम प्लस हाफ लेमडा के बराबर है, तो उस सूरत में यहाँ पर डार्क फ्रिंज बनेगी, यानी कि दिस कंडीशन इज फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इस तरीके से हमने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखा, इंटरफेरेंस पैटर्न देखा, और हमने देखा कि दो रेज अगर दो डिफरेंट मीडियम से आ रही हैं, हमने यहाँ पे उनका पाथ लेंथ क्रिएट करके हमने देखा कि वो अगर पाथ डिफरेंस ट्रेवल उनके दरमियान पाथ डिफरेंस है और वो पॉइंट पी पर मीट करती हैं, तो या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। उनका जो पाथ डिफरेंस है वो डी साइन थीटा के बराबर है। अगर डी साइन थीटा एम लैम्डा के बराबर है, जिसमें एम एक इंटीजर है, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है। अगर डी साइन थीटा एम प्लस हाफ लैम्डा के बराबर है, तो उस सूरत में पॉइंट पी पर डार्क बैंड बनेगा। तो हम इनका एंगल भी निकाल सकते हैं कि ये सेंटर से, यानी कि कितने एंगल पर डार्क फ्रिंज बनेगी और कितने एंगल पर जो है वो ब्राइट फ्रिंज बनेगी। तो एंगल निकालने के लिए हम ये जो हमारा डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा को, ये जो डेल्टा एल है इसको हम डी साइन थीटा लिख लेते हैं, और फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इट इज इक्वल टू एम लैम्डा। तो अब ये एंगल अगर मैंने निकालना है कि कितने एंगल पर ब्राइट फ्रिंज बनेगी, तो मैं एम, मुझे पता है पहली ब्राइट फ्रिंज बनती है एम इज इक्वल टू 0 पे। अगर मैं यहाँ पे एम इज इक्वल टू 0 डालूं तो ये पूरी इक्वेशन 0 हो जाती है, इसलिए ये वाली पोजीशन मेरे यहाँ पर मुझे काम नहीं दे रही। अगली ब्राइट फ्रिंज बनेगी, जैसे मैंने भी आपसे डिस्कस किया था कि वो एम इज इक्वल टू 2 पर बनेगी। तो मैं एम इज इक्वल टू 2 वैल्यू के ऊपर देखती हूँ कि मेरी जो ब्राइट फ्रिंज है वो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर कितने एंगल पर बनेगी। तो वो एंगल जो है ना वो निकालना है मैंने, ठीक है। तो उस एंगल को निकालने के लिए डेफिनेटली इट वुड बी इक्वल टू एम, तो मैं 2 के बराबर रख लूंगी, एम 2 के बराबर रख लूंगी। तो साइन थीटा वुड बी इक्वल टू एम लैम्डा ओवर 2, और एंगल अगर मैंने निकालना है तो थीटा वुड बी इक्वल टू साइन इनवर्स एम, यानी कि 2 लैम्डा साइन इनवर्स, सॉरी ये डी आ जाएगा नीचे, एम की जगह मैंने 2 डाल दिया, लेमडा ओवर डी। तो ये मेरी एम इज इक्वल टू 2 पोजिशन के ऊपर जो एंगल है वो यहाँ पर हमने निकाल लिया है। इसी तरह फॉर फॉर डार्क फ्रिंज अगर उसका हमने एंगल निकालना हो, तो आपको पता है कि पहली डार्क फ्रिंज बनती है एम इज इक्वल टू 1 के ऊपर। तो उस सूरत में मैं सिंपली इस फार्मूले के अंदर ये जो साइन इनवर्स एम लेमडा ओवर डी फार्मूला भी हमने बनाया है, इस फार्मूले के अंदर एम को वैल्यू 1 डाल दूंगी, तो इट वुड बी इक्वल टू लेमडा ओवर डी। तो ये मुझे पहली पहली ब्राइट फ्रिंज का मैंने एंगल निकाल लिया है। एक ब्राइट फ्रिंज जो थी वो एम इज इक्वल टू 2 पोजीशन पर देखा है, इसी तरह आप किसी भी पोजीशन पर देख सकते हैं कि एंगल क्या होगा, ठीक है। तो ये फार्मूला बेसिकली एंगुलर पोजीशन ऑफ द ब्राइट फ्रिंज और द डार्क फ्रिंज ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट, ये उसको रिप्रेजेंट करता है ये फार्मूला।